Hello friends, now I will cover under the futuristic vaccine. The topic is anti-autoimmune disease vaccines. First of all, I will cover rheumatoid arthritis. The rheumatoid arthritis is a very common disease. Out of 100%, 0.5% of population will suffer from this disease, and this is a bilateral symmetrical polyarthritis of the joints, and synovial membrane hyperplasia is there. Then systemic inflammation is there, and the autoantibodies, especially the rheumatoid factor and citrullinate peptide is present. सो इसमें जो पेशेंट होता है ही विल सफ़र फ्रॉम जॉइंट इन्फ्लेमेशन, जॉइंट स्वेलिंग एंड देर इज स्टिफनेस, है ना। तो ये जो रिमेटोड आर्थराइटिस है, ये मैंने इम्यूनोपैथोलॉजी की मेरे पैथोलॉजी के जो चैप्टर हैं उसमें मैंने कवर किया है। इसी वीडियो में आपको मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा आपको। तो यू कैन ऑल्सो वॉच द डिटेल ऑफ रिमेटोड आर्थराइटिस। यहाँ हम इसको स्टडी करेंगे कि जो रिमेटोड आर्थराइटिस की जो वैक्सीन हैं उसके बारे में। Now the vaccines of rheumatoid arthritis. First, there is one vaccine, that is the DNA based vaccine. तो DNA बेस्ड वैक्सीन में क्या होता है कि जो DNA है वो स्पेशली सी सेकेंड को कोड करता है, यानी कि सिट्रोलिन, जो मैंने आपको अभी पेप्टाइड बताए थे, सिट्रोलिन पेप्टाइड के सेकेंड को कोड करता है। और जैसा कि हमें पता है कि जो नेकेड DNA बेस्ड वैक्सीन्स होती हैं वो लो इम्यूनोजेनिक होती हैं, तो इसलिए जो ऐसे पेशेंट हैं जिनमें ऑलरेडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनमें ऑटोइम्यून डिसीज़ है, तो ऐसे में लो इम्यूनोजेनिक फैक्टर जो होता है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। स्पेशली ये DNA वैक्सीन क्या करती है, CD4 लेवल को बढ़ाती है, यानी कि जो टी हेल्पर सेल है उसको बढ़ाती है। और टी हेल्पर सेल के रिस्पॉन्स में स्पेशली वो टी हेल्पर सेल 2 के रिस्पॉन्स को बढ़ाती है। तो टी हेल्पर सेल का 2 का जो रिस्पॉन्स है वो हमें पता है कि जैसे हेलमेंथिक रिस्पॉन्स होता है, दूसरा जो है IgE लेवल रिस्पॉन्स होता है, उसके लिए टी हेल्पर सेल 2 का रिस्पॉन्स बढ़ता है। तो टी हेल्पर सेल 2 के रिस्पॉन्स बढ़ने से इंटरल्यूकिन 13, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 4 का जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो DNA वैक्सीन जो बनाई जाती है पर्टिकुलरली उसमें सी सेकेंड को कोड किया जाता है। और ये जो DNA वैक्सीन्स हैं दे play a very crucial role in regulating the immune system and may have a clinical value in the treatment of autoimmune diseases. नेक्स्ट है पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन्स। तो पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन्स में जो पेप्टाइड वैक्सीन्स बनाई जाती हैं वो जस्ट एनालॉग होती हैं टू द इपिटोप। जो भी इपिटोप MSC क्लास पे बाइंड होता है उसी के एनालॉग हम मॉडिफाइड अल्टर्ड पेप्टाइड लिगेंड बनाते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, जहाँ हमारे एपिटोप के साथ में MSC की बाइंडिंग होना चाहिए थी, वहाँ पर हमने जो अल्टर्ड पेप्टाइड लिगेंड्स बनाए हैं उसके साथ MSC की बाइंडिंग हो जाती है, जो कि फर्दर टी हेल्पर सेल 2 रिस्पॉन्स को जनरेट करती है। तो फॉर एग्जांपल जो अल्टर्ड पेप्टाइड लिगेंड है सिट्रोलिन सेकेंड का, वो 256 एमिनो एसिड से 271 एमिनो एसिड, इन दो में ही अल्ट्रेशन किया गया है, मतलब सिर्फ 2 एमिनो एसिड में ही अल्ट्रेशन किया गया है। रेस्ट ऑफ एपिटोप जो होता है वो सेम होता है, और उसमें जो MSC बाइंडिंग एपिटोप रहते हैं वो सेम रखते हैं। अदरवाइज़ ये जो हमारा अल्टर्ड एपिटोप है ये MSC से बाइंड नहीं करेगा। तो इस टाइप से हम अल्टर्ड पेप्टाइड्स बनाते हैं, और ये जनरली जो भी टी सेल रिस्पॉन्स होता है उसके एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, और RA पेशेंट जो रहते हैं उनको किसी भी टाइप से और फर्दर जो इन्फ्लेमेशन और डैमेज होना होता है वो रुक जाता है। एक रिसर्च में ये देखा गया है कि जो अल्टर्ड पेप्टाइड लिगेंड हैं उसको इंट्रापेरिटोनली दिए जाने पर दे विल सप्रेस कोलेजन इंड्यूस्ड आर्थराइटिस। और देयरफॉर जो सिट्रोलिन सेकेंड 256 से 271, इसको हम G262A भी कहते हैं, इसका एक थेरेपेटिक वैक्सीन के रूप में डेवलपमेंट किया गया है। तो थेरेपेटिक वैक्सीन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पेशेंट को ये डिसीज़ हो जाती है RA, तब भी हम इस अल्टर्ड पेप्टाइड लिगेंड की हेल्प से इस डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली अ थेरेपेटिक वैक्सीन। नेक्स्ट वैक्सीन बनाई जाती है MSC क्लास सेकेंड पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स बेस्ड वैक्सीन। तो हमें पता है कि जब भी कोई APC MSC क्लास सेकेंड के थ्रू कोई एंटीजन डिटेक्ट करता है तो वो टी सेल को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर ये जो एंटीजन है जो कि RA पेशेंट में होता है वो होता है सिट्रोलिन सेकेंड 260 से 273 पेप्टाइड,
यहाँ पर 260 से 273 तक के जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो एमएससी क्लास सेकंड पर बाइंड हो जाते हैं। हमें ये पता है कि एमएससी क्लास सेकंड जो है ओपन ग्रूव्ड वाला है, जिसमें ग्रूव्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। ये आप अगर एमएससी क्लास सेकंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको इसमें ओपन ग्रूव्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हर एक एमिनो एसिड जो होता है वो बाइंड होता है विथ एमएससी क्लास सेकंड। अब इसमें जब ये बाइंड होता है तो टी रेगुलेटरी सेल एक्टिवेट होती हैं, और फर्दर क्या होता है कि जो सी सेकेंड है, सिट्रुलिन सेकेंड जो है उसका ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है। ये ग्लाइकोसाइलेशन कब होता है? जब टी सेल रिकॉग्नाइज करती है एमएससी क्लास सेकंड को। तो सी सेकंड का ग्लाइकोसाइलेशन होता है और वो फर्दर ग्लाइकोसाइलेट होकर के, मतलब पहले तो जो इसमें 260 से 273 के बीच में जो एक पोजीशन है 264, इस 264 पोजीशन पे होता है लाइसिन, और लाइसिन का होता है सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन के बाद होता है फर्दर ग्लाइकोसाइलेशन, और जब ये ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाता है तो टी सेल इसको रिकॉग्नाइज करती है। ग्लाइकोसाइलेशन होने पर ये मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में भी कन्वर्ट होता है। अब हम लैब में क्या करते हैं कि जो सी सेकेंड पता है हमें 260 से 273 तक का जो है बाइंड होकर टी सेल को एक्टिवेट करता है, हम क्या करते हैं, हम सीधा जो सी सेकेंड का ग्लाइकोसाइलेटेड पेप्टाइड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आर्थराइटिस में। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से सी सेकेंड में 259 से 273 तक के एमिनो एसिड्स जो हैं उसमें ग्लाइकोसाइलेशन कर देते हैं, और वो जो है दे देते हैं एमएससी क्लास सेकंड को। तो होता ये है कि जो हमारा अल्टर्ड पेप्टाइड है वो बाइंड होता है सी सेकंड से, टी सेल रिकॉग्नाइज करती है, और ऐसे में जो नेचुरल पेप्टाइड है जो बॉडी में पहले से है, सिट्रुलिन जो पहले से बॉडी में है, उसका डैमेज नहीं होता, और फर्दर जो है देर इज़ प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ आर्थराइटिस एंड एमेलिरिएट द रिकरेंस ऑफ क्रोनिक डिसीज। नाउ नेक्स्ट है टी सेल वैक्सीन। टी सेल वैक्सीन, इसको हम टीसीवी कहेंगे। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें हमें ये पता है कि जब एमएससी मॉलिक्यूल हमारे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके लेकर आता है तो टी सेल का एक्टिवेशन होता है। यहाँ ऐसी एक्टिवेटेड जो क्लोन्ड टी सेल्स होती हैं उसको हम आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करके इन टी सेल्स का एटेन्यूएशन करते हैं और इनएक्टिवेशन करते हैं, और इनएक्टिवेट करके हम इनको वापस से री इंजेक्ट कर देते हैं। तो री इंजेक्ट करने पर ये जो है फर्दर एंडोजिनस रेगुलेटरी सर्किट में जाती है और उसको स्टिमुलेट करती है, तो उस टाइप के जो टीसीवी बेस्ड क्लोन्स होते हैं वो बनने लगते हैं। और ये फर्दर जो है CD4 CD25 टी रेगुलेटरी सेल और CD8 एंटी इडियोटिपिक टी सेल के रिस्पॉन्स को बढ़ाती है। जब ये रिस्पॉन्स बढ़ता है तो इसके कारण देर इज़ डाउन रेगुलेशन ऑफ सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। और आर्थराइटिस में होता क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ही तो होती है। अगर ये डाउन रेगुलेट हो जाए तो ऐसे में जो आर्थराइटिस है वो भी सबसाइड होने लगती है। तो अ मेजर एडवांटेज ऑफ TCV फॉर RA ट्रीटमेंट इज़ दैट इट कैन बी अप्लाइड इवन इफ़ द ऑटो एंटीजन इज स्टिल अननोन। हमें अगर ये पता नहीं भी चले कि ऑटो एंटीजन कौन सा है जो बॉडी को डैमेज कर रहा है, तो भी हम जो है टीसीबी का यूज़ करके इससे ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस, कि इसमें जो ऑटो एंटीजन्स बनते हैं वो या तो सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स होते हैं, और या फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये फाइनली प्रेजेंट होती हैं एमएससी क्लास सेकंड पर, और एमएससी क्लास सेकंड के अलावा कभी कभी ये ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ड्यू टू स्मोकिंग, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन के कारण। और एमएससी क्लास सेकंड से जो टी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, और फर्दर जो है ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती चली जाती हैं, और टी सेल रेगुलेट करती हैं बी सेल प्रोडक्शन को। बी सेल से जो भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बाइंड होती चली जाती हैं, और जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है वो आर्थराइटिस करता है। वो अलग अलग साइनोवियम में डिपॉजिट होता है, साथ में ब्लड वेसल में भी डिपॉजिट होता है, तो वेस्कुलाइटिस करता है। और इसके बाद जो ग्लोमेरुलाइटिस भी करता है क्योंकि वो किडनी में डिपॉजिट होता है। और फर्दर ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी करता है क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स है। और इसके बाद ये एक्चुअल में टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसमें जो नेक्स्ट ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसके अगेंस्ट हम वैक्सीन की बात करेंगे वो है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस। सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस में डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़
डिफरेंट एंटीजन्स के अगेंस्ट बनती हैं। तो देर आर लॉट ऑफ एंटीजन्स लाइक वो एंटी डीएनए एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, एंटी न्यूक्लियोसोम एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, एंटी राइबोसोमल एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं। और ये 2-3 टाइप की होती हैं, मतलब इंट्रा सेलुलर एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं और सेल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं और इसका जो एटियोलॉजी है वो भी अननोन है। इसमें हो सकता है ड्यू टू सल्फर ड्रग्स, हिस्ट्री ऑफ हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये एंटीबॉडीज़ एक बार जनरेट होती है, देन फर्दर जो है ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसस की प्रॉब्लम होती है। इसमें स्किन में रैशेस होते हैं और इसमें एली बॉडीज़ बनती हैं। तो हमें जब डिटेक्शन करना होता है तो हम एली बॉडी डिटेक्शन भी करते हैं। तो ये इसका भी आप मेरा जो ऑटो इम्यून डिसीजेस को लेकर एक वीडियो है इम्यूनोपैथोलॉजी में, उसको देख सकते हैं और उसमें आपको डिटेल इसकी पैथोलॉजी, इटियोलॉजी वगैरह सब मिलेगा। सबसे पहली वैक्सीन है टी सेल वैक्सीन। टी सेल वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में जो एसएलई है वो एसएलई इज़ एन ऑटो रिएक्टिव टी सेल मीडिएटेड इम्यून डिसीज़ है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसलिए हम ये जो क्लोन्ड टी सेल बनती है उसको रेसिपिएंट से लेते हैं और उसको अल्टर्ड करते हैं, एटेन्यूएशन करते हैं, उसका इनएक्टिवेशन करते हैं और दोबारा से उसको री इंजेक्ट कर देते हैं। फर्दर ये जो टी सेल्स होती हैं बेसिकली दे हैव अ पाइवोटल रोल इन द ऑटो इम्यून इनिशिएशन, क्योंकि ये जो है बी सेल को भी एक्टिवेट करती है जिससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम ऐसी टी सेल्स को एटेन्यूएट करते हैं और इनएक्टिवेट करते हैं और री इंजेक्ट करते हैं तो जो टी सेल के क्लोन्स हैं वो बनना बंद हो जाते हैं और इसीलिए जो जो डिसीज़ है उसकी सिविरिटी कम हो जाती है। साथ में जो ल्यूपस नेफ्राइटिस होने वाली होती है, माइस वगैरह में ही ये किया गया है, तो ल्यूपस नेफ्राइटिस वगैरह जो होने वाली होती है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसमें भी डिले हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ टी सेल मीडिएटेड वैक्सीन का एक थेरेपेटिक इम्पॉर्टेंस भी है। और ये टी सेल हैविंग जो बेस्ड वैक्सीन है हैविंग फॉलोइंग एडवांटेजेस लाइक ये सेफ़ है एंड इफेक्टिव है, वेल टॉलरेटेड है एंड नो साइड इफेक्ट एंड कुड बी अप्लाइड डिस्पाइट द ऑटो एंटीजन्स आर अननोन। तो ये इंपॉर्टेंट यही है कि अगर हमें ऑटो एंटीजन अननोन भी हैं तो भी हम इस टी सेल वैक्सीन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन हैं इसके बारे में बात करेंगे। पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन में जो न्यूक्लियोसोम हिस्टोन पेप्टाइड होता है ये H4 16 से 39 एमिनो एसिड का पेप्टाइड होता है ये, और इसमें अल्ट्रेशन करते हैं। और सबसे पहले ये जो इपिटोप बेस्ड पेप्टाइड वैक्सीन है इसकी मिमिक्री, मतलब ये जो न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन पेप्टाइड इसकी मिमिक्री करवाई जाती है और मिमिक्री करवाकर हम इसमें थोड़ा सा एमिनो एसिड का अल्ट्रेशन करते हैं और देन अगेन इसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो जो नॉर्मल हमारा हिस्टोन पेप्टाइड है उसको अटैक करने के बजाय ये जो ऑटो रिएक्टिव टी एन बी सेल्स है ये ओरिजिनल को अटैक नहीं करती और इसके कारण जो फर्दर डेवलपमेंट है ऑफ एसएलई का वो रुक जाता है और स्पॉन्टेनियस जो ल्यूपस नेफ्राइटिस वगैरह जो होने वाली होती है वो भी रुक जाता है। एसएलई का भी एक पिक्टोरियल डायग्राम है जिसमें ये डिफरेंट टाइप की ऑटो एंटीबॉडीज़ जैसे कि डीएनए, न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम, प्रोटीन C1q इनके अगेंस्ट बनती है। और रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं कि देर इज़ जेनेटिक अल्टरेशन इन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा एंड लिम्फोटॉक्सिन अल्फ़ा, है ना। तो ये जो साइटोकाइन है इनमें भी अल्टरेशन होना, साथ में सल्फर ड्रग या हिस्ट्री ऑफ हर्पीस जोस्टर वायरस इन्फेक्शन या फर्दर अदर टाइप का जो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन जो कि क्रोनिक होता है भले लेटेंट हो, क्योंकि हर्पीस जोस्टर वायरस भी जो होता है ये हर्पीस वायरस से, हर्पीस विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक लेटेंट इन्फेक्शन है जो कभी कभी रीअकर होता है। तो इस टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं जो रीअकरेंस वाले होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म तक के लिए एंटीजेंस बॉडी में बनते रहते हैं और लॉन्ग टर्म तक ये प्रोवोक करते हैं इम्यून सिस्टम को, जिसके कारण कभी कभी ऑटो एंटीबॉडीज़ भी बनना शुरू हो जाती है, जिसके कारण डिसीज़ होती है जिसको हम एसएलई कहते हैं। नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिसीज़ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देर इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेशन, डीमाइलिनेशन एंड एक्सोनल डैमेज। तो ये जैसे कि जो एक्सॉन्स वगैरह होते हैं नर्व सेल्स के, इनका डैमेज होता है, डीमाइलिनेशन होता है, पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसको समझते हैं कि आखिर ये क्यों होता है। तो इसका अननोन रीज़न है, लेकिन रिस्क फैक्टर जो है MSc क्लास सेकेंड है, DNA मिथाइलेशन है, स्मोकिंग है, वायरस इन्फेक्शन है, सन एक्सपोजर है, डाइट है। और ये देखा गया है कि जो MSc जीन्स में जेनेटिक वेरिएशन होता है इन द HLA जीन इन द ह्यूमंस।
तो इसके कारण ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है। और इसमें जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट दिस एंटीजेंस, और ये जो एंटीजेंस हैं इनका नाम है माइलिन बेसिक प्रोटीन्स, इसके बाद प्रोटियोलिपिड प्रोटीन्स, पीएलपी प्रोटियोलिपिड प्रोटीन्स, एंड माइलिन ऑलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन्स, माइलिन ऑलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन, इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जिसके कारण डीमाइलिनेशन होता है, एक्सोनल डैमेज होता है, और पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसका जो रीज़न है अननोन है। अब इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें भी सबसे पहले जो वैक्सीन है वो है टी सेल वैक्सीन, जिसमें जो ये एंटीजेंस होते हैं माइलिन बेसिक प्रोटीन्स, प्रोटियोलिपिड प्रोटीन्स एंड माइलिन ऑलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं और टी सेल रेगुलेशन होता है। तो जो टी सेल इसमें बनती हैं उनको पेशेंट से रेसिपेंट से लिया जाता है, उनका एटेन्यूएशन होता है और एटेन्यूएटेड टी सेल्स को वापस से इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रोसीजर में जो टी सेल एटेन्यूएटेड रहती हैं उससे डिसीज़ प्रोग्रेशन की संभावना कम हो जाती है। और जो ऑटो इम्यून इंसेफेलोमाइलाइटिस है ये इसका भी जो होने के जो चांसेस हैं वो डिले हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो माइलिन एंटीजन है दैट इज़ ए पोटेंशियल ऑटो एंटीजन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और टी सेल वैक्सीन्स इनकॉर्पोरेटिंग ए ब्रॉड पैनल ऑफ एंटी माइलिन रिएक्टिविटीज़। तो जब हम अगर टी सेल वैक्सीन डालते हैं तो वो एंटी माइलिन की तरह काम करता है, इसके कारण ये एक थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम एटेन्यूएशन करके इन्हीं टी सेल को डाल देंगे तो इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनेगी, तो वो जो नेचुरल टी सेल्स हैं उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनेगी, और ऐसे में होगा ये कि वो टी सेल रेगुलेट होंगी और रेगुलेट होकर के उस टाइप की टी सेल बनना बंद हो जाएगी। तो ये है टी सेल वैक्सीन का मेन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है डीएनए वैक्सीन्स। तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए डीएनए वैक्सीन बनाई जाती है उसमें जो टारगेट प्रोटीन्स होते हैं वो एमबीपी यानी कि माइलिन बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, या फिर पीएलपी यानी कि प्रोटियोलिपिड प्रोटीन्स होते हैं, या फिर माइलिन ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कि एमओजी होते हैं। इनके अगेंस्ट में जो जीन्स होते हैं वो जीन्स लेकर के डीएनए वैक्सीन तैयार किया जाता है, जो कि फर्दर इन प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करता है, कोड करता है, और जब ये कोड होते हैं तो इस टाइप की प्रोटीन्स फर्दर जो है ईएई यानी कि ऑटो इम्यून इंसेफेलोमाइलाइटिस के लिए टॉलरेंट हो जाते हैं। तो या फिर ऑल देयर इम्यूनोडोमिनेंट पेप्टाइड कैन इंड्यूस इम्यून टॉलरेंस, और ये जो इम्यून टॉलरेंस हम एक्चुअल में चाहते ये हैं कि इम्यून टॉलरेंस क्रिएट हो। तो फॉर एग्जांपल BHT-3009 एक डीएनए वैक्सीन है जो कि फुल लेंथ ह्यूमन माइलिन बेसिक प्रोटीन्स को कोड करता है, और जब ये कोड होता है तो टॉलरेंस कैसे क्रिएट होता है वो यहाँ बताया गया है कि देर इज़ अ डिक्रीज इंटरफेरॉन गामा। जब कैसे टॉलरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि जैसे ही इसका कोड होता है और जैसे ही ये प्रोटीन बनता है वैसे इंटरफेरॉन गामा का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और माइलिन स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी जो होता है इन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वो भी कम हो जाता है। इस टाइप से जो डीएनए वैक्सीन है दे आर प्रॉमिसिंग थेरेपेटिक अप्रोच फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नाउ नेक्स्ट है टी सेल रिसेप्टर पेप्टाइड वैक्सीन्स। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए टी सेल रिसेप्टर दैट इज TCR पेप्टाइड वैक्सीन्स। तो नॉर्मली जो MBL होता है, MBP होता है, यानी कि माइलिन बेसिक प्रोटीन्स जो होता है वो पर्टिकुलरली वेरिएबल बीटा रीजन्स पे बाइंड होता है ऑफ TCR। तो हम जो सिंथेटिक TCR बनाते हैं उसमें हम CDR2 रीजन लेते हैं, वेरिएबल बीटा 5 का, वेरिएबल बीटा 6 का एंड अनदर वेरिएबल बीटा जीन्स का। तो इससे जो हमारा MBP है वो एक्चुअल टी सेल से बाइंड नहीं होकर के या TCR से बाइंड नहीं होकर के हमारे सिंथेटिक TCR से बाइंड हो जाता है, जिसके कारण जो है टी सेल का एक्टिवेशन नहीं हो पाता। तो इस टाइप की वैक्सीन जो होती है उसको हम TCR पेप्टाइड वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट है पेप्टाइड वैक्सीन्स। इस टाइप की वैक्सीन में जैसे हमारा जो अल्टर्ड पेप्टाइड्स है लाइक MBP है, तो मैंने आपको इसके पहले के जो पेप्टाइड्स बताए थे तो वो जितने भी पेप्टाइड्स हैं इनका अल्ट्रेशन कर दिया जाता है, और अल्ट्रेशन करके अल्टर्ड पेप्टाइड लिगेंड बनाए जाते हैं और इनको इंजेक्ट किया जाता है। तो इससे इम्यूनोजेनिक एपिटोप्स ये जो रहते हैं इसकी मिमिक्री कर लेते हैं, और फर्दर जो MSC रहता है
वो नेचुरल पेप्टाइड से बाइंड नहीं होकर के हमारे अल्टर्ड पेप्टाइड से बाइंड होता है। लाइक एग्जांपल लिया जाए कि जो एमबीपी है में 87 नंबर का एमिनो एसिड और 99 नंबर का जो एमिनो एसिड होता है, या फिर 83 नंबर का एमिनो एसिड और 99 नंबर का जो एमिनो एसिड है, या फिर प्रोटियोलिपिड पेप्टाइड्स जो होते हैं उसमें 139 या फिर 151 का जो एमिनो एसिड है, इसका अल्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये बाइंड हो जाएंगे और एमएससी कॉम्प्लेक्स से, और एमएससी कॉम्प्लेक्स फर्दर जो है टीसीआर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप से हम एक ब्लॉकेज करते हैं और फर्दर जो है डिसीज़ का प्रोग्रेशन नहीं हो पाता है। नाउ नेक्स्ट जो ऑटोइम्यून डिसीज़ है वो है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है कि देर इज़ सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन द पेंक्रियाज, है ना, पेंक्रियाटिक आइसलेट्स ऑफ लिंगरेंस। तो पेंक्रियाटिक आइसलेट्स ऑफ लिंगरेंस की जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है कि जो भी ग्लूकोज हम फूड में लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन करना और सेल के अंदर पहुंचाना, और पहुंचा करके उसका जो है डिग्रेडेशन करवाना और एनर्जी में कन्वर्शन करवाना। लेकिन जब इंसुलिन नहीं रहेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होगी, और हाइपरग्लाइसीमिया के साथ साथ हमें वैसे भी इंसुलिन ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलेगी, तो होगा क्या कि कीटो एसिडोसिस होगा, यानी कि जितने लिपिड्स हैं, फैट है, उसका मोबिलाइजेशन होगा और उससे हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और इसके कारण कार्डियोमायोपैथी होती है, न्यूरोपैथी होती है, रेटिनोपैथी होती है, नेफ्रोपैथी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन सभी ऑर्गन्स को भी एनर्जी चाहिए लेकिन एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो इन सभी ऑर्गन्स में जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। और ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है टाइप 1 डायबिटीज़, क्योंकि इसमें ऑटो रिएक्टिव टी सेल बनती हैं जो कि बीटा सेल्स को एंटीजन समझती हैं और इसका डिस्ट्रक्शन करवा देती हैं। तो इसी के लिए जो वैक्सीन तैयार हुई है वो है वैक्सीन फॉर टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के वैक्सीन को बनाने के पहले हमको उसके एंटीजन को समझना पड़ेगा। नॉर्मली जो बीटा आइसोलेट्स ऑफ लिंगरेंस होती है उसमें जो एंटीजन्स वर्क होते हैं वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। तो वो एंटीजन्स होते हैं प्रो इंसुलिन, इसके बाद ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज जिसको हम गेट 65 कहते हैं, देन आइसोलेट स्पेसिफिक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, देन क्रोमोग्रेनिन ए एंड आइसोलेट एमालाइड पॉलीपेप्टाइड। तो इसमें से जो मोस्ट इफ़ेक्टिव है वो है प्रो इंसुलिन एंड गेट 65। तो हम क्या करते हैं कि एंटीजन जो है प्रो इंसुलिन और गेट 65 इसको बनाते हैं और सिंथेटिकली बना करके इंजेक्ट करते हैं, और या फिर इनमें जो है अल्ट्रेशन कर देते हैं, इनके जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें अल्ट्रेशन कर देते हैं, जिससे जो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो टी सेल रिस्पॉन्स है वो इन एक्चुअल एंटीजन पे नहीं होकर के हमारे अल्टर्ड एंटीजन पे होता है, और फर्दर जो है बीटा आइसोलेट्स ऑफ लिंगरेंस का डिस्ट्रक्शन रुक जाता है। तो सेम सिचुएशन इधर भी है, यहाँ पर भी हम अल्टर्ड पेप्टाइड लाइगेंड लेते हैं। स्पेशली हम लेते हैं यहाँ पर इंसुलिन बी चेन में जो B9 से लेकर 23 एमिनो एसिड्स होता है, इसमें 9 नंबर और 23 नंबर का अल्ट्रेशन करते हैं। तो ये नॉर्मल जो टी हेल्पर सेल 2 है वो रिस्पॉन्स नॉर्मल एक्चुअल एंटीजन की तरफ नहीं होकर के इस एंटीजन की तरफ होने लगता है, और इससे क्या होता है, मतलब मेन चीज़ हमें जो करना है वो है टॉलरेंस क्रिएट करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गेड इंसुलिन एंड इंसुलिन फ्रेगमेंट्स टू इंड्यूस टॉलरेंस, और ऐसा करने पर क्या होता है कि फर्दर जो डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा आइसोलेट्स ऑफ लिंगरेंस है वो रुक जाता है। नेक्स्ट ऑटोइम्यून डिसीज़ है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ है जिसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनती है। उससे होता ही है कि ये जो एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ हैं ये एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं होने देती और एक परमानेंट ब्लॉकेज कर देती है इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का, जिससे फर्दर जो नर्व ट्रांसमिशन है वो रुक जाता है। इसकी भी जो पैथोजेनेसिस है वो यही है कि जो ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स होती हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं एपिटोप को, और ये एपिटोप प्रेजेंट होते हैं एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल पे, और ये जो एपिटोप हैं बेसिकली एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर ही हैं। तो इस रिसेप्टर के जो एपिटोप्स होते हैं उसको एमएससी क्लास सेकंड एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट करता है, और वो टी सेल इसके अगेंस्ट रिएक्टिव हो जाती है। टी सेल के एक्टिवेशन के बाद में ये फर्दर जो साइटोकाइंस रिलीज़ करता है उसके कारण बी सेल एक्टिवेशन होता है, जिसके कारण
एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ बनने लगती है। तो आखिर मायस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ क्यों बनती है? इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये एपिटोप रिकॉग्नाइज करने के लिए जो एमएससी जीन्स होते हैं उसके एचएलए जीन्स में अल्ट्रेशन हो जाए और वो इन एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करने लगी। दूसरा ये हो सकता है कि जो थाइमिक सिलेक्शन प्रोसीजर होती है जिसमें जो टी सेल बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे एपिटोप्स के लिए काफ़ी हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं और इन एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। तो इसके अलावा और भी कई रीजंस हो सकते हैं, लाइक इम्बैलेंस इन द हार्मोन प्रोडक्शन और डिसरेगुलेशन ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स। तो जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं उनका डिसरेगुलेशन हो जाता है, तो भी मतलब एक मल्टीपल कॉज है जिसको समझना मुश्किल है और इसके कारण अल्टीमेटली मायस्थेनिया ग्रेविस की डिसीज़ होती है। तो मायस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए जो टी-सेल रिसेप्टर वैक्सीन बनती है उसमें जो टीसीआर है ये है बीटा वेरिएबल 5.1 और ये बाइंड होता है HLA-DR3 हेप्टोटाइप से। तो हमने क्या किया कि हमने सिंथेटिकली वेरिएबल बीटा 5.1 रीजन्स जो है इनके जीन्स को कोड करके ये बनाए। तो ये एक्चुअल में हमने सिंथेटिक टीसीआर बना लिया। तो ये सिंथेटिक टीसीआर जो होते हैं इसको हम जैसे ही रिलीज़ करते हैं उसके अगेंस्ट में ये HLA-DR3 उससे बाइंड हो जाता है और हमारा जो टी सेल है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता और उसके एक्टिवेशन नहीं होने से मायस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन नहीं बनती है। नेक्स्ट है पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन्स। पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन्स में हमको ये पता है कि जो जो बी सेल और टी सेल इपिटोप्स हैं वो एक्चुअल में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है एमिनो एसिड 61 से 76 है ना, जो कि बी सेल के साथ रिएक्ट करता है और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एमिनो एसिड 100 से 116 ये टी सेल के साथ रिएक्ट करता है। तो हमने क्या किया कि सिंथेटिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर बनाए और उसमें थोड़ा अल्ट्रेशन किया। उससे होता ये है कि टी एंड बी सेल जो होते हैं इनसे रिएक्ट ना करके हमारे जो सिंथेटिक पेप्टाइड्स हैं उससे रिएक्ट करते हैं और इसको हम बोलते हैं एंटीजन रिसेप्टर माइमेटिक्स ARM। तो एंटीजन रिसेप्टर माइमेटिक्स में हमने रिसेप्टर के मिमिक्री करने वाले खुद कुछ पेप्टाइड बना लिए। तो इसका अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और इससे जो है मायस्थेनिया ग्रेविस या की जो कंडीशन है, सो जो मसल फटिगनेस की जो कंडीशन है वो रिड्यूस हुई है और देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट्स। नेक्स्ट ऑटोइम्यून डिसीज़ है गुलियन बेरी सिंड्रोम। गुलियन बेरी सिंड्रोम जनरली कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी इन्फेक्शन के कारण होता है क्योंकि इसके जो एंटीजेंस हैं वो हमारे नर्व के एंटीजेंस के साथ में मिमिक्री करते हैं और इसके कारण जो होता है देयर इज़ ऑटो इम्यून टारगेटिंग ऑफ पेरिफेरल नर्व्स एंड देयर स्पाइनल रूट्स। इसके कारण होता क्या है, इसके कारण होता है कि ऑटो इम्यून न्यूराइटिस होती है और ये इसका और कैसे अकरेंस होता है ये स्टिल अननोन है, तो इट इज़ स्टिल नॉट वेल अंडरस्टूड। तो अब इसके वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली जब ऑटो इम्यून न्यूराइटिस होती है तो इसमें जो एनिमल मॉडल है उसमें जो माइलिन प्रोटीन्स हैं वो अलग से दिए जाते हैं। तो होता ये है कि माइलिन प्रोटीन्स से फर्दर जो इम्यून सिस्टम है वो बाइंड हो जाता है और दूसरा ये भी देखा गया है कि माइलिन प्रोटीन एक्सप्रेस्ड इन द पेरीफेरी P2, ये P2 प्रोटीन्स होते हैं। और दूसरा ये भी देखा गया है कि जो की होल लिम्पेट हीमोसाइनिन है यानी कि HL है ये भी पार्शली इनहिबिट करता है डिग्रेडेशन ऑफ नर्व्स को। तो इस प्रकार से जो डिसीज़ है जिसको हम गुलियन बेरी सिंड्रोम कहते हैं उसके प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है सोराइसिस, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। नेक्स्ट ऑटोइम्यून डिसीज़ है सोराइसिस। सोराइसिस क्या है, इज़ ए परसिस्टेंट क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसीज़ एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रेड, ड्राई एंड स्केली एंड इची पैचेस ऑन द स्किन। तो स्किन पर रेड, ड्राई, स्केली और इची पैचेस बनते हैं। ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है और क्रोनिक कंडीशन है इसकी। तो जो सोराइसिस है ये नॉर्मली कहाँ कहाँ होती है, इंसिडेंस ऑफ सोराइसिस इज़ हाई एंड द एक्सटीरियर एक्सट्रीमिटीज़ आर यूजुअली इन्वॉल्व फर्स्ट इन द ऑनसेट इन सम पेशेंट। तो कभी कभी जो एक्सटीरियर एक्सट्रीमिटीज़ हैं है ना, जैसे उंगलियां वगैरह हैं, यहाँ पर सबसे पहले होती है और 90% स्किन पर ही डेवलप होती है और 90% स्किन पर इसके सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें होता क्या है, देयर इज़ एक्सेसिव एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ
एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोराइसिस। तो एपिडर्मल लेयर में क्या होते हैं, केराटिनोसाइट्स वगैरह जो होते हैं इनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगता है। द रिन्यूअल पीरियड ऑफ सेल इन नॉर्मल स्किन इज़ 28 to 30 डेज। किसी भी स्किन का नॉर्मल जो रिन्यूअल होता है ना वो 28 से 30 डेज में होता है, लेकिन सोराइसिस के पेशेंट में यही रिन्यूअल जो है 3 to 5 डेज में हो जाता है। तो इसको समझते हैं क्यों होता है, क्योंकि दिस चेंजेस आर करंटली थॉट टू बी बिकॉज ऑफ केराटिनोसाइट्स प्रोलिफरेशन दैट इज स्टिमुलेटेड बाय इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। तो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं इसमें जो कि स्टिमुलेट करते हैं केराटिनोसाइट प्रोडक्शन को, विच आर सिक्रेटेड बाय डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, एंड these immune cells migrated from the dermis to skin of the epidermis to the epidermis। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो एपिडर्मिस है इस पर ये केराटिनोसाइट्स हैं, और केराटिनोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए इंटरल्यूकिन 17, इंटरल्यूकिन 22 है ना, देन इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 12 इंटरफेरॉन गामा ये रिलीज़ होते हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं। और फर्दर ये जो डर्मिस है इसका इंटरेक्शन होता है डेंड्राइटिक सेल के टीएलआर से, और बाइंडिंग होती है, डेंड्राइटिक सेल का एक्टिवेशन होता है, और डेंड्राइटिक सेल CD4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं, इसका एक्टिवेशन करते हैं। तो फर्दर ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा इंटरल्यूकिन 6 से रिलीज़ होता है, इससे भी डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ होते हैं, और फर्दर जो होता है केराटिनोसाइट्स जो होते हैं एक्टिवेट होते हैं और इनका फर्दर प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोराइसिस वैक्सीन। तो सोराइसिस वैक्सीन के लिए जो इंटरल्यूकिन 17 है ये बहुत ज़्यादा केराटिनोसाइट प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको विद द हेल्प ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ने कुछ अदर इम्यूनाइजेशन भी किया है। 3 weeks आफ्टर इम्यूनाइजेशन विद द हीट इनएक्टिवेटेड डीलिपिडेटेड डीग्लाइकोलिपिडेटेड माइकोबैक्टीरियम वेक्की जो है इसको देने पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू को देने पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो लेकिन फिर भी ये इतना नहीं हो पाया, इसलिए जो वायरस इसलिए जो सोराइसिस है उसमें जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मीडिएटेड वैक्सीन थेरेपी है वो दी जाती है फॉर प्रिवेंशन ऑफ फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ केराटिनोसाइट्स। So this is all about the autoimmune disease related vaccines. Now in the futuristic vaccine, I will cover the third vaccine, and this vaccine is the de-addiction vaccine.